हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस अभी हम लोग जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। इसके पहले फरवरी 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक सारे मंथली करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे वनडे एग्जाम फैक्ट्री पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरह से कंप्लीट कराया गया है। ये जनवरी का हम लोग कंप्लीट करा ले रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी या बीपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स लगभग 1.5 साल तक का, मतलब उसके बीच से बियॉन्ड आपको कंप्लीट होना चाहिए। कहीं से भी आ जाता है, वही जब हम लोग क्वेश्चन थोड़ी बहुत गलत करके आ जाते तो लगता है यार काश पढ़ लेते। तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से मैं कवर करा दूं, कम से कम 1.5 साल का। ठीक है, इसके बाद जो है जनवरी 2024 का जनवरी 2025 का भी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31/12/2023 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया होंगे। और सरकार के अगर हम लोग बातें करें तो इसमें पूर्णकालिक सदस्य जो है अंशकालिक सदस्य नियुक्ति किया गया है। पूर्व वित्त व्यय सचिव अजय नारायण झा और एनजी जॉर्ज मैथ्यू को इसमें इसके अलावा निरंजन राजा अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य नियुक्ति किया गया। ठीक है, आप सभी लाइक बोले तो द हिंदू जो भी रेगुलर पढ़ते होंगे तो आप सभी लाइक अगर फॉलो करते तो पता ही होगा कि एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब पुट अप किया जाता है, एंड ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे, बट डोंट वरी अबाउट दैट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसे 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, या इसे PSLV C60 से लॉन्च किया गया था, या भारतीय खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए वेधशाला भेजे गए थे, या फिर भारत खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए वेधशाला भेजने वाला ये दूसरा देश है, या फिर एक्सपोसैट में 3 पेलोड शामिल हुआ था। कौन सा सही है? तो इस सही की बातें करें तो केवल 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला मिशन है जो मध्य आवृत्ति बैंड में चमकीले आकाशीय स्रोतों से निकलने वाली एक्सरे ध्रुवीकरण का विश्लेषण करने के लिए समर्पित है। एक्सपोसैट दुनिया का दूसरी उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरीमेट्री माप करने के लिए समर्पित है। एक्सपोसैट 2 पेलोड शामिल है, जिनमें से इंडियन एक्सरे पोलरीमीटर, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइमिंग शामिल है। ठीक है, इस मिशन को लो अर्थ ऑर्बिटर यानी कि PSLV, ठीक है, PSLV C58, ठीक है, इसके द्वारा संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, किस राज्य में वैज्ञानिकों के एक नए समूह ने हाल ही में पता लगाया है कि वहां के निवासी वर्षों से अनजाने में डायनासोर के अंडों को अपने पारिवारिक देवता के रूप में पूज रहे थे? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में एक गांव के निवासी कई सालों से अनजाने में डायनासोर के अंडों को अपने कुल देवता के रूप में पूजा करते आ रहे हैं, जो नर्मदा घाटी के इलाका जहां की गांव में स्थित है। लाखों साल पहले डायनासोर के युग यहां से जुड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2024 से कौन से 5 से देश ब्रिक्स के नए सदस्य बन गए हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE, या फिर मिस्र, इथोपिया, ईरान, मैक्सिको और UAE। तो देखिए इसमें बना है कौन? मिस्र बना है, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। रहा बात ब्रिक्स की, हम लोग बातें करें तो पहले ये ब्रिक था, BRIC था। ठीक है, तो ब्रिक जो है B फॉर ब्राजील, ठीक है, ऐसे होगा ना, फिर से हम थोड़ा लिख दें। देखिए पहले जो था BRIC था, यानी ब्रिक इसे कहा जाता था, ब्रिक। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। ठीक है, ये 2006 में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। जैसे ही 2010 आता है, ठीक है, तो 2000 जैसे ही 10 आता है, यहां लिख देते हैं 2010 में
इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, 2010 में। तो सबसे पहले याद रखना है कि 2006 में एस्टैब्लिशमेंट इसका होता है। 4 कंट्री कौन कौन थे, तो चाइना है, रसिया है, ब्राजील है, इसके अलावा इंडिया है, ब्रिक जिसे कहा जाता था। लास्ट में फिर अब अभी वर्तमान में ब्रिक्स है, तो ऐसे हो जाएगा BRICS। ये एस जो लगाया गया, तो ये 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तब से ब्रिक्स कहा जाता है। वर्तमान की हम लोग बातें करें तो वर्तमान में देखिए कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE ये ऐड हो गया है। 1 जनवरी 2024 से ये ऐड हो गया है। तो 1 2 3 4 5 अब पहले जो था 5 टोटल मिला के 10 कंट्री हो चुका है। तो आपको याद रखना है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। ऑप्शन हमारा एक यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को श्रम कानून के उल्लंघन के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है, तो ये बांग्लादेश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या गणतंत्र दिवस परेड 2024 की झांकी का विषय भारत लोकतंत्र की जननी तय किया गया था? यह पहली बार परेड में तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ियों ने भाग लिया था। यह विशेष अतिथियों की सूची में जीवंत गांवों के सरपंच शामिल थे, तो तीनों सही है। तो 3 मिला के हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 की झांकी विषय जो था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत जो है 100 महिला कलाकारों द्वारा शंख, नाद, स्वरम और नगाड़ा जैसे भारतीय संगीत वादक यंत्र बजाने के साथ हुआ था। अतीत में सैन्य बैंडों के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से एक बदलाव था। परेड में पहली बार 144 कर्मियों वाले 3 सेनाओं की महिला टुकड़ी ने भाग लिया। तो ये आपका MVVI बन जाता है, MVVI, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये जो है 144 महिला कर्मी जो है थल सेना, वायुसेना, नौसेना, पहले जो है बॉयज लोग शामिल होते थे, लेकिन अभी ये 2024 का पहला ऐसा समय है जिसमें 144 कर्मी जो है वो भी केवल महिलाएं, यानी प्रत्येक सेवा में 48 कर्मी महिलाएं शामिल हुई है। तो आप डायरेक्ट वीमेन एम्पावरमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 13,000 विशेष अतिथि को आमंत्रित किया गया। विशेष अतिथि की सूची में शामिल है भारतीय पेटेंट कॉपीराइट धारक, विभिन्न सरकारी योजना का उपयोग करके उत्कृष्टता हासिल करने वाले को परेड में आमंत्रित किया गया था। जीवंत गांव, वाइब्रेंट विलेज के सरपंच, स्वच्छ भारत अभियान का महिला कार्यकर्ता, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र सेंट्रल विस्टा परियोजना महिला। इसके अलावा इसरो वैज्ञानिक, योग शिक्षक, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की विजेता, ठीक है। तो इन सारे को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। समाचारों में देखे गए SLI मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या चंद्रमा की जांच के लिए नासा के द्वारा प्रक्षेपित स्मार्ट लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा गया है, ठीक है। या फिर कह रहा है, या फिर SLIA मिशन को मून स्नाइपर कहा जाता है क्योंकि इसने अपने लक्ष्य के 100 मीटर के भीतर उतरने का प्रयास किया। कौन सा सही नहीं है, गलत है, तो केवल 2 गलत है, बाकी सही है। थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने इसकी जानकारी दिया है। स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिंग मून सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा है। इस लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतरने वाला देशों की सूची अब 5 देश शामिल हो गया है। इसमें कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके अलावा सोवियत संघ है, चीन है, भारत है, जापान है, ठीक है। SLIA मिशन की मून स्नाइपर कहा जाता है क्योंकि इसमें अपने लक्ष्य से 100 मीटर के भीतर उतरने का प्रयास किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया पुंगनूर क्या है? पुंगनूर जो है ये मवेशी नस्ल है जो प्रधानमंत्री नई दिल्ली में स्थित आवास पर पुंगनूर गायों को व्यक्तिगत रूप से चारा खिलाया गया था। आंध्र प्रदेश के पुंगनूर गांव के मूल निवासी पुंगनूर गायें
गाय दुनिया की सबसे छोटी नस्लें में से एक है जिनकी लंबाई 70 से 90 सेंटीमीटर, वजन 200 किलोग्राम से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नई अमृत भारत ट्रेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? तो गलत, पहले हम लोग सही देखते हैं। पहली अमृत भारत ट्रेन को 30 दिसंबर 2023 को हरी झंडी दिखाया गया था, बिल्कुल सही है। यह एक गैर वातानुकूलित ट्रेन है, ये भी सही है। ये ट्रेन पशु पुल तकनीकी पर चलेगा, ये भी सही है। क्या पहली अमृत भारत ट्रेन को नई दिल्ली और पटना के बीच हरी झंडी दिखाया गया था? तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा डी गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश अयोध्या को और बिहार के दरभंगा से जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें फैसिलिटी की बातें करें तो देखिए, ये दोनों स्थानों के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व, लाइक बोले तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या और बिहार के यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या को बिहार के दरभंगा से जोड़ता है, दोनों स्थानों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। अमृत भारत एक्सप्रेस देश में सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की एक नई श्रेणी है। यह ट्रेन एक LHB पशु पुल ट्रेन है जिसमें गैर वातानुकूलित कोच है। बेहतर गति के लिए इस ट्रेन में दोनों छोर पर लोको है। ठीक है, यह यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करती है, जैसे कि डिजाइन की गई सीटें है, बेहतर लगेज है, रैक है, मोबाइल यानी बेहतर लगेज रैक है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, LED लाइट्स, CCTV, सार्वजनिक सुविधा प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड का ई मार्केट पुरस्कार 2023 जीता है? ये हो जाएगा पश्चिम असम दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड। ठीक है, पूर्वी डेयरी के पीछे प्रेरक शक्ति पश्चिम असम दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड ने डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड का ई मार्केट पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड का मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो गांधीनगर रखी गई है, ये गुजरात की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 से 2022-23 तक कम हुई है, या फिर गरीब से बचने के लिए यानी गरीबी से बचने की सूची में राजस्थान शीर्ष पर है, या मातृ स्वास्थ्य भारतीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, हमारा आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग डेटा इसमें देख लेते हैं। देखिए, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 की बातें करें तो 29.17 से घट करके, यानी 29.17 से घट करके 2022-23 में 11.28% हो गया है। इसी के लगभग अगर हम बात करें तो 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकला है। राज्य स्तर की बात करें, उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ है। ठीक है, इसके अलावा बिहार में अगर हम लोग बातें करें तो 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 230 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकला है। MPI 3 क्षेत्रों पर कवर करती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन थोड़ी और देख ले। स्वास्थ्य आयाम में पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर संकेत शामिल है। शिक्षा आयाम में स्कूली शिक्षा हो गया। इसके अलावा वर्ष और स्कूलों में उपस्थित यानी कितने लोग प्रेजेंट है, स्कूल जाते हैं नहीं जाते, कितना लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, खास करके वीमेंस यानी कि जो गर्ल्स होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीजें कवर किया जाता है। ठीक है, आवास, घरेलू संपत्ति, खाना पकाने के ईंधन का किस प्रकार का स्वच्छता है, पेयजल है, बिजली है, नहीं है, ये सारा देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी फॉर दैट गाइज। निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 MQ-9B प्रीडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की आपूर्ति के लेन देन में शामिल हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, अमेरिका भारत को
31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दिया है, जिसकी अनुमति जो है $3.99 बिलियन है। यह अधिग्रहण समुद्री मार्गों में मानव रहित निगरानी को टोही गश्त की सक्षम करके वर्तमान में भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, क्या मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा उपयुक्त में से कौन से राज्य संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना से जुड़ा हुआ है? तो इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसके अलावा हो जाएगा राजस्थान, 1 और 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ी देख ले। देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश संशोधित पार्वती काली सिंधी चंबल संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते पर मेमोरेंडम पे साइन हुआ है, और इस संशोधन में एक अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना को लिया गया है, ताकि पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय, अब इसका नाम हो गया जल संसाधन मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा 1980 में तैयार किया गया था, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल 30 लोकों में से एक है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उद्देश्य इसका जो है काली सिंध, पार्वती, मेज और चाकन उप बेसिनी में उपलब्ध है। अधिशेष मानसून जल का उपयोग करके चंबल बेसिन के भीतर जल का अंतर बेसिन स्थानांतरण करना है। इसे बनास, गंभीरी, बाणगंगा, पार्वती के जल की कमी वाले उप बेसिनों में पहुंचाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया है व्यास जी का तहखाना किस शहर में स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। ज्ञानवापी मस्जिद में 4 तहखाने और व्यास जी का तहखाने उनमें से एक है। तहखाना मस्जिद परिसर के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, जो कि बैरिकेडेड बगल के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में भगवान नदी की मूर्ति के ठीक सामने है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भैंस और बुलबुल की लड़ाई की पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है? तो यह असम गवर्नमेंट। ठीक है, असम सरकार ने माघ बिहू के दौरान भैंसों और बुलबुल गायक पक्षी की लड़ाई को पारंपरिक प्रथाओं की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इस तकनीक को अपनाने में सिंगापुर सबसे आगे है? या फिर प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस में खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण क्षमता है? यह हाल ही में कोची स्थित एक सरकारी प्रयोगशाला ने एक निजी क्षेत्र के स्टार्टअप के साथ मिलकर समुद्र के बाहर समुद्री भोजन उगाने की परियोजना शुरू किया है, जो देश में अपनी तरह के पहली पहल है। कौन सा सत्य है? तो सही बात करें हम लोग, इसमें सही पूछ रहा है, तो 2 और 3 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोची के मुख्यालय वाले ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था ने प्रयोगशाला में मछली का मांस उगाने के लिए सर्वाधिक मांस प्रौद्योगिकी समाधान की पेशकश करने वाले एक निजी क्षेत्र की स्टार्टअप के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान समझौता किया है। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले संस्था के द्वारा नई दिल्ली में नीट मीट बायोटेक, ठीक है, इसके साथ ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पहली पहल है, और प्रयोगशाला में उगाए गए मछली की तकनीक में इजराइल सबसे आगे है, उसके बाद सिंगापुर है, फिर इसके बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। क्या महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में कम है? या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रम में नामांकन सबसे अधिक है? या PhD स्तर पर सामाजिक विज्ञान प्रथम स्थान पर है? कौन सा सही है? तो केवल व केवल जो है हमारा आंसर इसमें केवल डी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रमों में नामांकन सबसे अधिक है। ठीक है, इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, सर्वेक्षण में 8 अलग अलग स्तरों पर छात्र नामांकन को शामिल किया गया है। इसके मुताबिक 2021-22 के डेटा के अगर देखें हम लोग, तो उच्च शिक्षा में नामांकन 4.33 करोड़ हो गया है, जो कि 2020-21 में 4.14 करोड़ था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बातें करें 2021-22 में महिला नामांकन में
2.07 करोड़ हो गया था, जो 2020-21 में 2.01 करोड़ था। इस सर्वेक्षण के मुताबिक 2021-22 में स्नातक स्तर पर कला में यानी कि आर्ट के फील्ड में सबसे ज्यादा नामांकन हुआ है, इसके बाद ही विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी। ठीक है, सर्वेक्षण के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो 2021-22 में तो स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे सामाजिक विज्ञान सबसे ज्यादा नामांकन हुआ है। ठीक है, इसके बाद विज्ञान है। इसके अलावा 2021-22 में देखें तो कुल संकाय शिक्षकों की संख्या 15.98 लाख थी, जिनमें से लगभग 56.6% पुरुष है, महिला 43.4% महिलाएं थी। इसके मुताबिक 2021-22 में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 2014 के बाद 32% की वृद्धि हुआ है। सभी क्षेत्रों में से 73.7% छात्र सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जो कि सभी विश्वविद्यालयों का केवल 58.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 जनवरी 2024 से सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर निम्नलिखित में से किसे प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो किसे किसे किया गया है? क्या इकाई बिक्री मूल्य पर किया गया है, निर्माण की तिथि पे किया गया है, पैकेजिंग तिथि को किया गया है? तो केवल इकाई बिक्री मूल्य को और निर्माण की तिथि को किया गया है। ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 से सभी पैकेज वस्तुओं पर विनिर्माण की तारीख यानी कब बना, ठीक है, उसका तारीख और बिक्री मूल्य छापना अनिवार्य हो गया। इससे पहले कंपनी को पैकेज वस्तुओं पर विनिर्माण की तारीख या आयात की तारीख या पैकेजिंग की तारीख छापने का विकल्प दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसरो के पीएसएलवी मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, C-58 एक्सपोसैट मिशन के दौरान POEM यानी पोएम-3 प्रयोग के लिए पीएसएलवी किस चरण का उपयोग किया गया था? तो चौथा चरण हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पीएसएलवी के चौथे चरण को उन्नत करने के लिए पीएसएलवी ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल की संकल्पना कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाया था। गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो उड़ीसा। ठीक है, देखिए 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान महिला सशक्तिकरण, राज्यों के समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा क्षेत्र प्रदर्शित करने वाले उड़ीसा की रंगारंग झांकी, ठीक है, इसके विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश प्रस्तुत झांकियों में प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के रूप में मान्यता के लिए भारत का नामांकन होगा। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल हैं? तो ये 12 किले शामिल हैं। देखिए, वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की ओर से भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को भी नामांकित किया जाएगा। इसका नामांकन 12 किले शामिल है। शलहेर किला, जिसमें है शलहेर किला, ठीक है, इसके अलावा शिवनेरी किला, लोहागढ़, इसके बाद खंडेरी किला, रायगढ़ है, फिर राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, स्वर्ण दुर्ग है, पन्हाला किला है, विजय दुर्ग है महाराष्ट्र में, सिंधु दुर्ग और तमिलनाडु में गिंगी किला है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले ये घटक मराठा शासन में सामरिक सैन्य शक्तियां प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हिम तेंदुआ की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, गलत है? क्या भारत में अनुमानतः 718 हिम तेंदुआ है? तो ये बिल्कुल सही है। अनुमान इनकी अधिकतम संख्या लद्दाख में है, ये भी सही है। भारत में विश्व की लगभग 10 से 15% जनसंख्या रहती है, ये भी सही है। यह सर्वेक्षण 2021-23 के बीच है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही पूछ रहा है, गलत कौन सा है, सत्य नहीं है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा हम लोग रिपोर्ट पे चर्चा कर ले। देखिए, अपनी तरह के पहले 4 वर्षीय आकलन के अनुसार भारत में अनुमानतः 718 हिम तेंदुआ, बिल्लियों की अधिकतम संख्या, ठीक है, लद्दाख 477 है। इसके बाद उत्तराखंड में आएगा 124 है, हिमाचल में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम की बातें करें तो 21 है, जम्मू कश्मीर में 9 है, जम्मू कश्मीर का स्थान 9वां आता है। वर्तमान के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या की बात करें तो 10 से 15% रह गया है। ये 2019 से 23 के बीच का डेटा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाभा यानी कि लघु बाण जातीय द्रव्य काव्य की योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा ने। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। उड़ीसा सरकार के हाल ही में लाभा लघु वन जाति द्रव योजना शुरू की है। साथ ही उड़ीसा अनुसूचित जनजाति भाषा के संरक्षण संवर्धन के लिए एक आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शीर्ष नियोक्ता संस्थान के 2024 शीर्ष नियोक्ताओं के अनुसार भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो ये किया गया है एनटीपीसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत 93वें स्थान पे है, या फिर डेनमार्क 90 अंक के साथ सूचकांक में शीर्ष पे है, या सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है? कौन सही है? तीनों सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 से पता चलता है अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निपटने से बहुत कम या कोई प्रगति नहीं किया है। डेनमार्क 90 नंबर के साथ अंक के साथ लगातार छठे वर्ष सूचकांक पे शीर्ष पे है। इसके बाद फिनलैंड है, इसका स्कोर 87 है। न्यूजीलैंड 85 है। सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, दक्षिण सूडान, यमन ये 11, 13, 13 अंकों के साथ सूचकांक में सबसे निचले स्थान पे है। सीपीआई 2023 में 180 देशों में भारत का स्थान 93वां है। 2023 में भारत का समग्र स्कोर 39 है, जो 2022 में 40 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस संस्था ने कोरल रीफ मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस रोबोट या सी बॉर्ड लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था जिसका मुख्यालय डोना पाउला गोवा में है। ये परवाल भित्ति को दीर्घकालिक निगरानी के लिए एक परवाल निगरानी स्वायत्त पानी के नीचे वाहन कोरल रीफ मॉनिटरिंग निगरानी रोबोट व सी बॉट लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जनवरी 2024 में किस देश ने 3 उपग्रह महदा कहान 2 और हेटेफ 1 को लॉन्च किया है? तो ईरान, ये हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ईरान अपने वाहक रॉकेट का उपयोग करके पहली बार 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कायहान 2 और हेटेफ 1 नामक नैनो उपग्रहों का उपयोग संकीर्ण बैंड संचार और भू स्थिति निर्धारण तकनीक का प्रशिक्षण करने के लिए किया गया है। महदा नामक बड़े उपग्रह का उद्देश्य अंतरिक्ष में कई कार्गो पहुंचने में शिमोर्ग रॉकेट की सटीकता का प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस देश में भारत के उच्चायुक्त ने पवित्र वास्काडुआ मंदिर में अशोक स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो भूटान गवर्नमेंट है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए श्रीलंका में, सॉरी हम भूटान बोल दिए हैं, सॉरी फॉर दैट, ये श्रीलंका हो गया ना। देखिए फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किस देश में भारत के उच्चायुक्त ने पवित्र वास्काडुआ मंदिर में अशोक स्तंभ की आधारशिला रखा है? तो श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने द्वीपीय देश के पश्चिमी प्रांत पवित्र वास्काडुआ मंदिर में अशोक स्तंभ की आधारशिला रखी है। हाल ही में रतले जल विद्युत परियोजना में किस नदी का सफलतापूर्वक मोड़ा गया है? तो चिनाब नदी को, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किश्तवाड़ जिले के दावशल्ला में सुरंगों के माध्यम से चिनाब नदी के सफल मोड़ के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नदी के उस मोड़ से बांध क्षेत्र को अलग किया जा सकेगा, जिससे कि खुदाई निर्माण जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियां शुरू हो सकेगा। इससे परियोजना निर्माण में तेजी आएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि परियोजना मई 2026 की अपनी निर्धारित कमीशनिंग तिथि को पूरा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली
सहेली के विकासकर्ता 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? डॉक्टर नित्यानंद नाम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्यानंद की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। 99 वर्ष की में उनका निधन हो गया। आनंद जो है 1904 से 1984 तक केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था के पूर्व निदेशक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अभ्यास सदा तनसीक 2024 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर चुनिए। क्या यह भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास था, या अभ्यास दूसरा संस्करण है, या राजस्थान में आयोजित किया गया था? तो केवल व केवल इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सऊदी अरब, अगर हम लोग बातें करें तो सऊदी अरब संयुक्त अरब और सऊदी अरब हो गया अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का पहला संस्करण राजस्थान में हुआ है 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो डिब्रूगढ़ में रखा गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बनेगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अस्पताल और केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान की आधारशिला रखा। हाल ही में किस राज्य में ग्रंथम लिपि में लिखा 11वीं शताब्दी का पत्थर का शिलालेख खोजा गया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, देखिए तमिलनाडु के एक शोध दल ने तमिलनाडु के कंगयाम के पास 2 पत्थरों के शिलालेख खोजे गए। इन शिलालेखों में 11वीं सदी का ग्रंथम और 16वीं सदी का तमिल शिलालेख शामिल है। ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लिपि है जिसका इस्तेमाल कभी पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तमिलनाडु संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला महावत का नाम क्या है जिसे गणतंत्र दिवस 2024 पर प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो पार्वती बरुआ, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए पार्वती बरुआ जो है ये हस्ती कन्या के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली महिला महावत है जिन्हें गणतंत्र दिवस 2024 पर प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान दिया गया था। भारतीय सेना ने सूबेदार के पद पाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये प्रीति रजक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हवलदार प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। हवलदार रैंक से पद उन्नत किया गया है। यह पहली बार सेना की एक महिला सैनिक को जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ के रूप में पद उन्नति किया गया है। सेना ने महिलाओं के लिए सैन्य पुलिस कोर सीएमपी में सैनिक रैंक खोल दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश में वैज्ञानिकों ने ओल पिजेटा कंजर्वेंसी में दुनिया की पहली आईवीएफ गैंडे की गर्भावस्था हासिल किया है? तो केन्या हो जाएगा। उत्तरी सफेद गैंडे को बचाने के लिए बायो रेस्क्यू परियोजना के पीछे वैज्ञानिकों ने संरक्षणवादी और अंतर्राष्ट्रीय टीम के भ्रूण स्थानांतरण के बाद गैंडे में दुनिया की पहली गर्भावस्था प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया है। भ्रूण को एकत्रित अंडों शुक्राणु से इन विट्रो में तैयार किया गया है, इन विट्रो। ठीक है, और केन्या ओल पेजेटा कंजर्वेंसी में सरोगेट मां को हस्तांतरित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व की पहली मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किया है? तो उड़ीसा सरकार ने 24 जनवरी को मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की, जो दुनिया में अपनी तरह की पहली सफारी होगा। यह सफारी मयूरभंज जिला मुख्यालय शहर बारीपदा के पास स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से सटे 200 हेक्टेयर क्षेत्र में पहचान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए और इस वर्ष के समारोह का विषय था विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता है, उनकी जोड़ी किसके साथ थी? तो मैथ्यू एबडेन। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 टेनिस, रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। 43 वर्षीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर फाइनल में इटली के सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावसोरी को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, जनवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दिया है? तो डोमिनिकन गणराज्य हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो DRDO में सुधार। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पैनल ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कार्यप्रणाली के बारे में चिंताओं पर चर्चा करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट ने किन 2 राज्यों में 2028-2029 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखते हुए 2 कोयले गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल उड़ीसा में 2 कोयले गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दिया है। 2028 से 29 तक चालू होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड निवेश किया जाएगा, उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में निवेश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर एक रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत स्थानीय करों और शुल्कों से आया है? तो 1.1%। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ी सी खांसी हो गई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो है 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्था के वित्त रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय करों और शुल्कों का पंचायत में कुल राजस्व का 1.1% योगदान था। पंचायती राज कार्यक्रमों में ब्याज आय सहित गैर कर राजस्व कुल राजस्व प्राप्ति का 3.3% था। लगभग 95% राजस्व सरकार के द्वारा प्रदान किए गए थे। अनुदानों से आता है 80% केंद्र सरकार से और 15% राज्य सरकार से। इसमें गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु पंचायतों में औसत व्यय सबसे अधिक दर्ज किया है। सभी राज्यों में पंचायतों का राजस्व व्यय सफल घरेलू उत्पादन का 0.6% से भी कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या उनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ है? या वे नाई समुदाय के एक सीमांत किसान के बेटे थे? वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे? वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय? कौन सही है? तो केवल 2 सही है, इसके अलावा 3 सही है। वे नाई समुदाय के एक सीमांत किसान के बेटे थे और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, 26 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये नाई समुदाय के एक सीमांत किसान के बेटे ठाकुर ने 2 बार कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री रहे 2 बार। इसके अलावा उनका जन्म 24 जनवरी को 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। वे जननायक लोगों के नेता के रूप में लोकप्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा इसके और हम लोग एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, मुख्यमंत्रित्व काल में मुंगेरी लाल आयोग ने पिछड़े वर्गों के अत्यंत पिछड़ा वर्ग और के रूप में पुनर्वर्गित करने की सिफारिश की, जिससे बिहार सरकारी सेवाओं में उनके लिए 26% आरक्षण हुआ था। कर्पूरी ठाकुर की पहल को मंडल आयोग की रिपोर्ट अग्रदूत के रूप में देखा गया, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण की सिफारिश किया था। हाल ही में गृह मंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत और किस देश के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम खत्म किया है? तो म्यांमार के साथ किया है। ठीक है, भारत 1643 किलोमीटर जो फ्री रिजीम था म्यांमार के साथ मूवमेंट, वो खत्म कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। आप सभी देखे ही होंगे, न्यूज में पूरा चल रहा था।
बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। भारत म्यांमार की सीमा लंबाई जो है कितना है, 1443 किलोमीटर है। भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश है 520 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व कप 2023 में अपने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद विराट कोहली ने चौथी बार आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। विराट ने इससे पहले 2012, 17, 2018 में यह पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या इसरो ने PSLV C-58 ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है, या फिर यह मौजूदा सेल के लिए कम लागत वाला हल्का विकल्प पेश करेगा, या फिर यह सिलिकॉन ग्रेफाइट कंपोजिट का उपयोग करता है जो छोटे द्रव्यमान में अधिक एलाई आयन को समायोजित करता है, या यह पारंपरिक सेल की तुलना में प्रति इकाई भार कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हमारा केवल 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इसरो ने अपने ऑर्बिटर प्लेटफॉर्म POEM-3 में 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है, जिसे कि 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रयोग उद्देश्य अंतरिक्ष में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली ईंधन सेल के संचालन का आकलन करना और भविष्य के मिशनों के लिए प्रणालियों की डिजाइन को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटा एकत्र करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, इस प्लेटफॉर्म में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किया गया था। सिलिकॉन आधारित सेल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया था। इसके मुकाबले में कम लागत वाला और हल्का विकल्प पेश करेगा। पारंपरिक एलाई आयन सेल एनोड व इलेक्ट्रोड जो सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनों मुक्त करता है, इस रूप में ये शुद्ध ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। जबकि इसरो जो है प्रदर्शित सेल में सिलिकॉन ग्रेफाइट मिश्रण का उपयोग किया गया है जो छोटे द्रव्यमान में अधिक है एलाई यानी कि आयन को समायोजित कर सकता है। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली ईंधन सेल आधारित विद्युत प्रणाली पारंपरिक कोशिका की तुलना में प्रति इकाई भार पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। भारत ने अगले 10 वर्षों में 1 लाख मेगावाट बिजली के आयात के लिए निम्नलिखित देशों के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो नेपाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया सड़क सुरक्षा फोर्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पंजाब के सड़क नेटवर्क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। देखिए, पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल SSF सुरक्षा यानी सड़क सुरक्षा बल देश में इस तरह पहला बल है जो 1600 कर्मियों वाला। यह बल पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्गों के 5500 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क तैनात किया जाएगा। 129 वाहन शामिल है, जिनमें से 116 हाई एंड टोयोटा हिलिक्स वाहन शामिल है जो कि अत्याधुनिक गैजेट से लैस है। दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए निकटतम ड्रामा सेंटर में जुड़े हुए हैं। दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए 30 किलोमीटर सड़क सुरक्षा बल टीम तैनात की जाएगी, जो सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़ितों को 15 मिनट के भीतर चिकित्सा उपचार मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू किया है? तो RBI ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक 100 दिन 100 भुगतान अभियान शुरू का एक नया प्रयास शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर देश भर के प्रत्येक बैंक से 100 दावा रहित जमा राशि के पुनर्प्राप्ति और निपटाने का सुगम बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना के विकास में योगदान दिया है? तो ये जो है फ्रांस हो जाएगा। ठीक है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है। यह भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के एक महत्वपूर्ण घटक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कला श्रेणी में 2024 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है? तो पार्वती बरुआ को नहीं मिला है, बाकी सुश्री वजयंती माला बाली को मिला है, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम जी को मिला है, श्री कोनिडेला चिरंजीवी को मिला है। ठीक है, देखिए इसमें लिस्ट है ऑलरेडी। 132 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुआ है, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्म श्री। 2024 के लिए 5 पद्म विभूषण पुरस्कार है, जो सुश्री वैजयंती माला बाली कला के लिए मिला है, श्री कोनिडेला चिरंजीवी कला के लिए मिला है, श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले के लिए मिला है, श्री विंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्यक्रम मरणोपरांत मिला है, सुश्री पद्म सुब्रमण्यम कला के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या 2024 में भारत फ्रांस संबंधों की रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है, या फिर 2024 में छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे हैं, या फ्रांसीसी पर्यटकों के लिए सभी भारतीय गंतव्यों में राजस्थान शीर्ष पर बना रहा, या दोनों पक्षों में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर में साझेदारी स्थापित करने में सहमति हुआ है। तो ये सभी सही है, 1 2 3 4 सभी सही, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख ले। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को यात्रा भारत और फ्रांस के रिश्तों को 25वीं सालगिरह पर खास रही है। यह छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि रहे हैं। 2019 में लगभग 2.5 लाख फ्रांसीसी नागरिक ने भारत की यात्रा किया, जबकि लगभग 7 लाख भारतीय पर्यटन के लिए फ्रांस गए थे। दोनों देशों ने लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर साझेदारी स्थापित करने में सहमत हुआ है। भारत और किस देश ने 1 जनवरी 2024 को उन परमाणु प्रतिष्ठानों के सूचियों का आदान प्रदान किया जिन पर शत्रुता की स्थिति में हमला नहीं किया जा सकता है? तो पाकिस्तान हो जाएगा। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनवरी 2024 में आयोजित अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण था, या यह अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया था? कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। भारत और यूएई के बीच 2 तारीख से लेके 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 राजस्थान के महाजन डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित हुआ है। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्ती और विश्वास के बंधन को मजबूत करने के लिए प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिक्स त्शिसेकेदी को किन राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के लिए चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी को 73% से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं और दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। पुरुष टेनिस युगल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर रहने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रोहन बोपन्ना बने हैं। ठीक है, देखिए ये 43 साल और 331 दिन की उम्र में बोपन्ना पुरुष टेनिस में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी हैं। वे लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के बाद टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले चौथे भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी है। ये चारों ही भारतीय ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनवरी 2024 में अरब सागर के ऊपर आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 3 देशों ने भाग लिया है? ये भाग लिया है भारत, यूएई और फ्रांस। 23 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ अरब सागर में ऊपर डेजर्ट नाइट अभ्यास किया है। अभ्यास क्षेत्र में राजनीतिक जल मार्गों में कई वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने और हैथी आतंकवादियों पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को पुष्टि किया है, जबकि फ्रांसीसी भागीदारी में राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी
रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट शामिल हुआ है। यूएई वायुसेना F-16, ठीक है, F-16 मैदान में उतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेक रेबटा नाइट्रेट स्तर पर प्रदूषण में वृद्धि के कारण विलुप्त होने के खतरे के कारण चर्चा में था। यह किस देश में स्थित है? तो सेनेगल, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेक रेबटा, जिसे लेक रोज के नाम से भी जाना जाता है, सेनेगल के डकार से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। अपने पानी के गुलाबी रंग के लिए प्रसिद्ध लेक रेबटा अटलांटिक महासागरों से केवल कुछ संकीर्ण टीलों द्वारा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस बीमारी के लिए WHO के आनुवंशिक उपचार पद्धति में 3 दवाएं डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और क्लोफिजीमाइन शामिल करने की निर्णय लिया है, तो कुष्ठ रोग के लिए, ठीक है। भारत सरकार ने कुष्ठ रोग उपचार के लिए 3 दवाओं को नया तरीका अपनाने का फैसला किया है। सरकार का लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्रों के सतत विकास लक्ष्य समय सीमा 3 साल पहले यानी 2027 तक उपराष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग संक्रमण को रोकना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सुझाया गया था। 3 दवाएं हैं जो डेप्सोन है, रिफैम्पिसिन है, क्लोफिजीमाइन है, ठीक है। जनवरी 2024 में किस इस्लामिक देश ने गैर मुस्लिम राजनीति के लिए पहली शराब की दुकान खोलने की घोषणा किया? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। देखिए, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपनी पहली शराब की दुकान खोलने जा रहा है, जो शराब की खपत पर देश के पारंपरिक रुख से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। हालांकि यह दुनिया का विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनीतिक के लिए बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? तो ये किया है भारतीय सेना। किस राज्यों के 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितनी श्रेणियों में 19 बच्चों को प्रदान किया गया था? तो 6 बच्चे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। इस वर्ष पुरस्कार विजेता में बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार श्रेणियों में 1-1 बच्चे, सामाजिक सेवा की श्रेणी में 4, खेल श्रेणी के सेवा में 5, कला सांस्कृतिक श्रेणी में 7 बच्चे शामिल है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार में उत्कृष्टता के कार्यों की खोज के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पहली वैभव फेलोशिप कॉल के परिणामों की घोषणा किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव फेलोशिप पहले बैच की घोषणा किया है। यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य जो है अल्पकालिक सहयोग के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को आकर्षित करना है। उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संस्थानों में स्थित है 22 वैज्ञानिक अधिकतम 3 वर्षों के लिए सालाना 1 या 2 महीने कहीं भी मेजबान भारतीय संस्था में बिताएंगे। चुने गए लोगों की वजीफा प्रतिमाह 4 लाख रुपए है। आवास और उनके मेजबान संस्थानों को एक शोध अनुदान मिलेगा ताकि वे फेलो की मेजबानी कर सकेगा। वैभव फेलोशिप जो है इसकी अपेक्षा की जाती है मेजबान संस्था के साथ 3 साल के भीतर एक परियोजना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप शुरू करना, संस्था के साथ दीर्घकालिक शोध संबंध बनाए रखना, मेजबान संकाय के साथ ही सहयोग करे, भारतीय विश्वविद्यालय शोध सेटिंग में नए विचारों को क्षेत्र में लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 जनवरी 2024 को भारत का शेयर बाजार पहली बार निम्नलिखित में से किसे पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया? तो हांगकांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख लेते हैं। भारत का शेयर बाजार पहली बार हांगकांग से आगे निकलकर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। 22 जनवरी 2024 को भारत का बाजार पूंजीकरण $4.33 ट्रिलियन था, जबकि हांगकांग का बाजार पूंजीकरण $4.29 ट्रिलियन था। शीर्ष 3 शेयर बाजार अमेरिका, चीन, जापान है। टीडीओ के खतरे से निपटने के लिए
किस देश की सहायता करने के लिए एक उदार कदम के रूप में भारत सरकार लगभग 4 लाख लीटर टीडीओ के खतरे से निपटने के लिए किस देश ने सहायता करने के लिए एक उदार कदम के रूप में भारत सरकार ने लगभग 40,000 लीटर मैलाथियान की आपूर्ति किया है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, देखिए, काबुल में सरकार तक पहुंच बनाने के लिए भारत ने ईरान के चाहबार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को 40,000 लीटर मैलाथियान नामक कीटनाशक भेजा है और इस कीटनाशक का इस्तेमाल टीडियो से लड़ने के लिए किया जाता है। मैलाथियान एक पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है जो शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने की पहली पायलट प्रौद्योगिकी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया। ठीक है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अल्कोहल से विमानन टरबाइन ईंधन बनाने की पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में संधारणीय जैव ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। पायलट परियोजना पुणे के पास पिरंगुट में प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनुसंधान विकास इकाई में स्थापित किया है। भारत ने गिर और कांकरेज नस्ल की मवेशियों के कृत्रिम गर्भधारण के लिए माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार किस देश से बैल वीर्य की 40,000 खुराकें आयात किया है? तो ब्राजील से। तो गाइज इतना रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर के लगभग इसमें 80-82 क्वेश्चन और है। इसका पार्ट 2 लाएंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो जब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा और कौन कौन सा इसके बाद जो है विजन का भी हम कंप्लीट करा देंगे, करेंट अफेयर्स। तो करेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस।